स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड के एग्जाम के व्यू से काफी ज्यादा जरूरतमंद चैप्टर है। नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। हिस्ट्री के जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे जो इस बार इस साल के सिलेबस में इसको ऐड किया गया है। प्रीवियस ईयर में नहीं था, उससे पहले इस चैप्टर को दिया गया था। तो इस चैप्टर को हम लोग हर एक इंटरनल क्वेश्चंस, हर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे, तो आप वीडियो को काफी ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें चैप्टर का नाम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चैप्टर का हम नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम तो पता है कि प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, प्रिंट वर्ल्ड के बारे में हमको जानना है। अब इस स्टार्टिंग से हम लोग इस चीज को समझते हैं। प्रिंट कल्चर क्या था? क्या प्रिंट कल्चर आने से पहले जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे वो किस चीज में पब्लिश होते थे? ये प्रिंट कल्चर का कॉन्सेप्ट किस कंट्री ने सबसे पहले लाया? एक चीज हम लोग क्लियर जानते हैं, अगर हम थोड़ा सा और भी ओल्ड जाते हैं, एंशियंट टाइम में अगर हम प्रीफर करते हैं एंशियंट टाइम को, तो उस टाइम भी डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे, लेकिन उस टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखे जाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? वो सॉफ्ट पेजेस पे, सॉफ्ट पेजेस तो होते नहीं थे, तो आपके सॉफ्ट जो लिप्स होते थे उस पे, स्पेशली पाम लिप्स पे या डिफरेंट क्लोथ्स पे या जानवरों के जो स्किन्स होते थे उस पे लिखा जाता था। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होता था फ्रेगाइल होता था। फ्रेगाइल का मतलब इसको इजीली आप कैरी नहीं कर सकते हो। दूसरी बात कि अगर हम पाम लिप्स पे लिखते हैं तो लिप्स की बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं। लिखने के बाद वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सूखने के बाद वो टूट सकते हैं या कोई इंसेक्ट खा सकता है। तो जो एंशियंट टाइम में हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स था उसका हमको रियल प्रूफ क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि वो फ्रेगाइल होता था, उसको आसानी से हम होल्ड करके नहीं रख सकते थे। इसलिए उस टाइम में हमको कोई प्रीफर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाता है। इसीलिए एक रफ हिस्ट्री हम लोग जान पाते हैं। ठीक है। और ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट को इंडिया में कहाँ पे रखा जाता है? तो पुणे में, जो पुणे यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स के हेल्प से ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट को रखा जाता है। ठीक है। तो प्रिंट कल्चर आने से पहले जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे वो किस चीज में अवेलेबल रहते थे? प्रिंट कल्चर आने से पहले रिटन डॉक्यूमेंट जो होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में रहते थे, जो काफी फ्रेगाइल होता था, जिसको आसानी से कैरी नहीं कर सकते थे। तो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद क्या हो गया कि हमारे पास सात सिचुएशंस अलग हो गए। हमारे पास पेपर अवेलेबल हो गया, हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स ज्यादा हो गए, जिसके चलते वर्ल्ड की लिटरेसी रेट भी इंक्रीज कर गई। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस इन अर्ली डेज। अर्ली डेज में अगर प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं तो कौन इंट्रोड्यूस किया था और इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस था क्या? But the invention of printing press had a very lasting effect on social and cultural life of man. ए प्रिंटिंग प्रेस से सोशल और कल्चरल लाइफ जो था ह्यूमन बीइंग का, वो काफी ज्यादा अपलिफ्ट हो गया था। सोशल और कल्चरल लाइफ कैसे अपलिफ्ट हो गया? ताकि हम अपने जो ओल्ड टाइम में जो बुक्स लिखी गई थी उसके बारे में आसानी से जान सकते थे, या पुराने टाइम में किस एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड को फॉलो किया जाता था, ह्यूमन बीइंग के लिविंग स्टैंडर्ड क्या रहता था, उस बुक्स के हेल्प से हम आसानी से जान सकते थे। ठीक है। प्रिंट इनिशियली डेवलप इन ईस्ट एशिया। जो प्रिंट था वो सबसे पहले कहाँ पे डेवलप हुआ? ईस्ट एशिया में। यहाँ पर हम लोग जिक्र करना चाहेंगे 595। ठीक है। 595 एडी में ही कहाँ हुआ था डेवलप? चाइना में। ठीक है। ये प्रिंट वाला मेथड। लेकिन चाइना में जो प्रिंटिंग मेथड था, ये क्या होते थे? एक रफ पेज, एक मोटे से पेज पे इसको प्रिंट किया जाता था। और चाइना में जो फर्स्ट प्रिंटिंग मेथड डेवलप था वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था। ठीक है। जैसे मान लीजिए पेज हुआ, ये पेज काफी मोटा होता था। इस पेज के एक ही साइड में हम प्रिंट कर सकते थे, दूसरे साइड में प्रिंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता था। वुड ब्लॉक्स रहते थे, उस पे लेटर्स रहते थे, उसको रब करने से वो लेटर छप जाते थे। ये जो प्रिंटिंग मेथड था ये हार्ड था, बहुत ही ज्यादा हार्ड था। ठीक है। बट फर्स्ट टाइम किसने सबसे पहले प्रिंटिंग मेथड्स को डेवलप किया? तो 95-94 एडी। ठीक है। 95-94 एडी में फर्स्ट टाइम चाइना ने प्रिंटिंग मेथड को डेवलप किया था। ठीक है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड था। लेकिन अगर हम वेल डेवलप्ड प्रिंटिंग मेथड की बात करेंगे तो चाइना में 16th सेंचुरी में सबसे ज्यादा प्रिंटिंग कल्चर्स को प्रीफर किया जाने लगा। ये जो प्रिंटिंग कल्चर है 11th सेंचुरी में सिल्क रूट के थ्रू चाइना से कहाँ गया? यूरोप गया। यूरोप के साउदर्न पार्ट में, जिससे चाइना जिस पार्ट से ट्रेड करता था, स्पेशली रोम वाले पार्ट से, इटली से, तो वहां से प्रिंटिंग मेथड इटली गया। लेकिन
यूरोप में प्रिंटिंग कल्चर को डेवलप करने का श्रेय जो है वो मार्को पोलो को जाता है, जो आगे के पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्ट एशिया में हुआ एंड लेटर डेवलप थ्रू यूरोप एंड इंडिया। उसके बाद यूरोप और इंडिया में प्रिंटिंग कल्चर डेवलप हो गया। ठीक है, बिफोर द एरा ऑफ प्रिंट और इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, राइटिंग ऑफ बुक्स वाज प्योरली मैनुअल अफेयर। बहुत ही ज्यादा टफ वर्क होता था किसी बुक को लिखना। एक टफ वर्क कैसे होता था, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट को लिखना इतना ज्यादा आसान नहीं था। जो बड़े बड़े बुक सेलर होते थे ये अपने पास क्या रखते थे, स्क्राइब्स रखते थे। स्क्राइब्स का मतलब होता है वो पर्सन जो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करके रखता हो। और ये स्क्राइब्स जो थे एक बुक को कॉपी करके लिखते थे। इसमें बहुत सारी गलतियां भी देखने को मिलती थी। स्क्राइब्स अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, स्क्राइब जो थे अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री को लिख देते थे। मान लीजिए किसी चीज में इनको इशू है तो ये अपने अकॉर्डिंग लिख देते थे, और एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। किनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, एक बड़ा प्रॉब्लम जो पढ़ने वाले लोग होते थे उनके लिए हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे बुक्स वर हैंड रिटन एंड इवन इलस्ट्रेटेड। हैंड रिटन होते थे और लिखते कौन थे, स्क्राइब्स लोग लिखते थे। अ पर्सन हु कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट नोन एज स्क्राइब्स। ठीक है, कैलीग्राफी डेवलप्ड एज एन आर्ट ड्यूरिंग दैट एरा। कैलीग्राफी डेवलप हुआ। कैलीग्राफी का मतलब होता है जो बुक्स है उसके कवर को हम अच्छा से अट्रैक्टिव बनाएंगे, और इसको हम कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी मीन्स द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। कैलीग्राफी का मतलब क्या था, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग को कैलीग्राफी कहा गया। ठीक है, एंड यूकियो प्रिंटेड बाय किटागावा उटामारो। एक बहुत ही फेमस बुक है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछता है, हु रोट यूकियो। तो किटागावा उटामारो ने लिखा था यूकियो को। और ईडो, ईडो मतलब टोक्यो में। ठीक है, और जो एक जापान में जो बुक्स होते थे वो किस चीज पे बेस्ड होते थे, जापान की जो बुक्स होते थे, बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। इससे रिलेटेड जो होता था कि बुक्स ऑन वुमेन्स, वुमेन पे बुक लिखा जाता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बुक लिखा जाता था, कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग बुक लिखा जाता था, टी सेरेमनी जो होता था, फ्लावर अरेंजमेंट, कुकिंग और फेमस प्लेसेस के बारे में बुक लिखा जाता था। कहाँ पे फेमस प्लेसेस ये सब के बारे में बुक लिखा जाता था, जापान में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और फेमस आपका क्वेश्चन आ रहा है कि इन जापान हैंड रिटेन प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 760 टू 770 एडी बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना। हैंड रिटेन प्रिंटिंग जो जापान में अवेलेबल हुआ, और जापान में कब अवेलेबल हुआ, जापान में आपका अवेलेबल हुआ 768 से लेकर के कब तक, 768 से लेकर के 770 एडी तक। ठीक है, यानी कि चाइना में कब डेवलप हुआ था, 594 में। तो यानी कि 600 हो गया, नियर अबाउट 150 ईयर्स बाद जापान में भी डेवलप हो गया किस चीज का, प्रिंटिंग मेथड। लेकिन ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था, माइंड में रखिएगा। बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज, जापान में किसने डेवलप किया प्रिंटिंग कल्चर को, बुद्धिस्ट मिशनरीज। क्योंकि चाइना में जब चाइना और जापान दोनों बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। उस बुक का नाम क्या था जिसको पब्लिश किया गया था, उस बुक का नाम था डायमंड सूत्रा। जो किस रिलीजन से बिलोंग करने वाला बुक है, ये जापानीज में, ये जापानीज लोगों ने इसको डेवलप किया था, और ये बुद्धिज्म से रिलेट करने वाला बुक है। इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 868 एडी, और इसको एडी 868 में प्रिंट किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि जापान में कौन सा बुक प्रिंट किया गया था, डायमंड सूत्रा को प्रिंट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज अगर पूछ दिया जाए कि अगर चाइना की बात करते हैं और चाइना में प्रिंटिंग हब कौन सा शहर था, तो चाइना का जो मोस्ट डेवलप्ड सिटी है संघाई। चाइना में प्रिंटिंग हब संघाई को माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरी बात कि लोगों स्टार्टिंग स्टेज में जब लिटरेसी रेट डेवलप नहीं था, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, तो उस टाइम फिक्शनल स्टोरीज या पुरानी ओल्ड स्टोरीज लिखा जाता था। लेजर टाइम में खाली समय जो होता था उस टाइम लोग ऐसे बुक्स को पढ़ते थे। जब लोगों की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने के बाद सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक आया कि जो हैंड रिटन बुक्स था, स्क्राइब्स लोग की जो बुक्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखने जाने वाली जो बुक थी, ये ऑडियंस की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लोगों को प्रिंटेड मटेरियल्स चाहिए था पढ़ने के लिए। एक बात माइंड में हम लोग रखेंगे, और नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत ही क्या है, इन्वेंशन की मदर है। तो नेसेसिटी बढ़ गया क्योंकि पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। ऐसे फिक्शनल स्टोरीज, हिस्ट्री या इन्वेंशंस, इन सब चीजों के बारे में लोग जानना चाहे, और मैन्युस्क्रिप्ट उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्षम नहीं था। और रिक्वायरमेंट किस चीज की हो गई, प्रिंटिंग प्रेस की। इन मेडिवियल जापान, मेडिवियल जापान
यानी कि 700 से लेकर के 1600 1700 के आसपास बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट। बुक जो थे चीप और अबंडेंट थे, बहुत ही ज्यादा। इन द लेट 18th सेंचुरी लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स इन जापान वेर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सच बुक्स ऑन वुमेन। बोला कि जापान में 18th सेंचुरी में हैंड प्रिंटेड मटेरियल जो थे बहुत सारे अवेलेबल्स थे। और जापान में बुक्स में जो मैक्सिमम स्टोरीज होती थी वो वुमेन लोगों की होती थी, टी सेरेमनी की होती थी, फ्लावर अरेंजमेंट की होती थी, कुकिंग से रिलेटेड होती थी, इन्वेंशंस पे डिपेंड होती थी। ठीक है। प्रिंट केम टू यूरोप इन 1295। वो वैसा सेलर जिसने पूरे वर्ल्ड की ट्रेवल की, मार्को पोलो, जो एक इटालियन सेलर था। क्रेडिट गोज टू मार्को पोलो हु ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना टू इटली। किसने ले गया था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को? मार्को पोलो ने ले गया था। मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को कहाँ ले गया था? मार्को पोलो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को चाइना से इटली ले गया था। ठीक है। और इससे पहले हम लोग एक चीज और डिस्कस किए हैं। मार्को पोलो से पहले भी यूरोप में प्रिंटिंग मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट चला गया था। किसके थ्रू गया था? सिल्क रूट के थ्रू। सिल्क रूट से वहीं साउदर्न इटली में। ठीक है। यूरोप के जो साउदर्न पार्ट थे उस रीजन में। सुन द डिमांड फॉर बोरा और जब मार्को पोलो इस कॉन्सेप्ट को लेकर गया इटली में, उसके बाद पूरा यूरोप इस मेथड को प्रीफर करने लगा, बुक प्रिंटिंग वाले मेथड को। और एक कौन सा प्रिंटिंग? तो चाइना स्टार्टिंग स्टेज में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करता था। ठीक है। चाइना टू इटली। सुन द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड इन यूरोप एंड बुक सेलर्स ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट बिगन टू एक्सपोर्टिंग बुक टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज। इतना ज्यादा ये मेथड यूरोप में फैल गया कि इस मेथड से यूरोप वाले बुक का एक्सपोर्ट करने लगे। प्रिंटिंग को लार्ज स्केल में करके बुक को यहाँ से क्या करने लगे? एक्सपोर्ट करने लगे। दूसरी बात की एक चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि 16th सेंचुरी में चाइना में बुक सब की डिमांड बढ़ गई। इससे इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? चाइना में जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते थे उसके बुक जो थे वो क्या होते थे? प्रिंटेड होते थे। प्रिंटेड किस फॉर्म में? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का और भी ज्यादा सक्सेसफुल होने का एक कारण है कि जो भी एग्जाम चाइना लेता था उसके लिए जो बुक्स की अवेलेबिलिटी होती थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू वो पब्लिश करके देता था। लोग उसी से पढ़ते थे जो भी उसके स्टूडेंट होते थे। तो एक उसका ये भी नेसेसिटी था जिसके थ्रू उसने इस मेथड्स को और भी ज्यादा डेवलप किया। दूसरी बात जो हम लोग जानेंगे इसमें कि स्टार्टिंग स्टेज में 594 में चाइना ने जिस बुक मेथड को पब्लिश किया था उसके दूसरे साइड में हम प्रिंट नहीं कर सकते, तो एक रफ मेथड था। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गौर फरमाएंगे। प्रिंटेड मैटर्स चाइनीज ट्रेडिशंस। चाइना वेयर द फर्स्ट टू हैव द सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस पर्सनल थ्रू ओपन एग्जामिनेशन। चाइना क्या करता था? किस एग्जाम के लिए उसने बुक को प्रिंट करना स्टार्ट किया? तो सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए। कब? अप्रॉक्स 16th सेंचुरी में। ठीक है। हाईली डिमांडेड था। Printing remained confined to examination materials till around the 16th century. Trade information was circulated among the traders. दूसरी बात कि जो यहाँ के ट्रेडर्स होते थे उनकी एक बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि जो ट्रेड जो व्यापार करते थे उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे या जो भी उनको हिसाब लिखना रहता था तो वो प्रिंटिंग मटेरियल्स का यूज करते थे। लेजर टाइम में भी इसका यूज किया जाता था बुक्स ये सब पढ़ने के लिए। या फिक्शनल स्टोरीज, कोई बड़े बड़े राइटर्स उस टाइम इंट्रोड्यूस हो गए थे, या रिलीजियस बुक उसकी डिमांड ज्यादा होती थी। बाय द 19th सेंचुरी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस मेड इट्स अपीयरेंस इन चाइना। 19th सेंचुरी में मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस चाइना में अपीयर हो गया। कौन सा प्रिंटिंग प्रेस? मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। अब क्योंकि हम लोग पहले देख रहे थे कि लोग जो थे इंटरेस्टेड हो रहे थे, लिटरेसी रेट भी इंक्रीज करने वाला था, हुआ नहीं था। लोग जो थे फिक्शनल स्टोरीज, हिस्ट्री, ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड, राजा के बारे में, रिलीजियस बुक्स, ये सब ज्यादा पढ़ना चाहते थे। उसके लिए अब क्या थी? ये जो चाइनीज चाइनीज जो आपका मैटर्स थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो था यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हाईली डिमांडेबल नहीं थे। स्क्राइब्स को टाइम लगता था कॉपी करने में। बहुत सारे डिमेरिट्स भी आपको बताया गया कि उसको आप इजिली होल्ड नहीं कर सकते, वो फ्रेगाइल होता है, नॉट इजिली हैंडेबल। इसके लिए बोला कि द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 1430। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था उसको किसने इन्वेंट किया? पहला प्रिंटिंग प्रेस को गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था 1430 में, जो जर्मनी के थे, बाय द जॉन गुटेनबर्ग। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, वन मार्क क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है। 1430s में, कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है, गौर कीजिएगा यहाँ पर। बाय जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है। जॉन गुटेनबर्ग बाइबल वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स ओवर एवर प्रिंटेड। और जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस बुक को पब्लिश किया था?
जॉन गुटनबर्ग ने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजियस बुक होता है बाइबल उसको प्रिंट किया था। जर्मनी टुक द लीड इन रिवोल्यूशनाइजिंग प्रिंटिंग ऑल ओवर द यूरोप। देखिए यूरोप में प्रिंटिंग भले ही चाइना से पहुंचा, लेकिन जो मैकेनिकल प्रिंटिंग की बात करते हैं तो मैकेनिकल प्रिंटिंग जर्मनी ने उसका लीडिंग रोल प्ले किया। स्टार्टिंग स्टेज में जर्मनी ही प्रिंटिंग को फुलराइज किया। और जॉन गुटनबर्ग की बात करते हैं तो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, और ओलिव और वाइन वाली जो मेथड्स होती थी उससे इन्होंने प्रिंटिंग किया। स्टोन पॉलिश में इनको महारत हासिल थी, और इसी मेथड के थ्रू उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। स्टार्टिंग स्टेज में अगर बात करेंगे तो 15 सेंचुरी के लास्ट तक मात्र 20 मिलियन बुक पब्लिश हुआ था, जबकि मिड 16 सेंचुरी में जोहान गुटनबर्ग इस प्रिंटिंग प्रेस के हेल्प से बुक का फ्लड ला दी। उनके बाद लोगों ने काफी ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस का यूज किया और नियर अबाउट 200 मिलियन बाइबल को प्रिंट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 200 मिलियन हैंड रिटेन पब्लिश करने के लिए कम से कम 500 ईयर्स लग जाते, 400 ईयर्स लग जाते, लेकिन ये मात्र 50 साल में, 40 साल में 200 मिलियन बुक पब्लिश करते हैं। सो प्रिंटिंग प्रेस के क्या फायदे हैं? स्पीड फास्ट हो गया, बुक्स की फ्लड आ गई, बुक्स की बाढ़ आ गई, हर किसी के पास बुक्स अवेलेबल हो गया था। प्रिंटिंग से मिलने वाले बुक चीपर होते थे देन टू इस मैन्युस्क्रिप्ट्स या हैंड रिटन बुक्स। सो इसके बुक के फ्लड आने से वर्ल्ड में लिटरेसी रेट बढ़ जाएगी। अब हर कोई बुक पढ़ सकता था। ये सबसे बड़े फायदे थे। ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं इसको। द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज नीडेड फॉर क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। ये जो नया प्रिंटिंग प्रेस था इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि क्विकर जल्दी मिल जाते थे। एक चीज हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, हैंडमेड से फास्ट होता है मशीन। मशीन आपको जल्दी गुड्स अवेलेबल करा देगा, चीपर भी होता है, कम प्राइस में मिल जाता है, जिससे लॉट ऑफ टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल हो। गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस विच केम इन 1430s। गुटनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस कब आया था? तो 1430s में। बाद में इन्होंने और भी ज्यादा इसको इम्प्रूव किया, उसके बाद और भी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। Solved this problem, the first book that Gutenberg printed was about 180 copies were printed. फर्स्ट उन्होंने कितना कॉपी प्रिंट किया था? 180 कॉपीज प्रिंट किया था। किसने? जॉन गुटनबर्ग ने। ठीक है। प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस देम। 180 कॉपीज को प्रिंट करने में नियर अबाउट कितने लग गए थे? 3 years लग गए थे। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम दिस वाज द फास्ट प्रोडक्शन। और उस टाइम 3 years में 180 कॉपीज प्रोड्यूस करना भी क्या माना गया? फास्ट माना गया, कि फास्ट इसने प्रिंट कर दिया। अब हम बात करते हैं 1450 यानी मिड 15 सेंचुरी से मिड 16 सेंचुरी के बीच की बात करते हैं, तो वही 20 मिलियन से 200 मिलियन हो गया था बुक का प्रोडक्शन। Between 1450s and 1550s, printing press were set in most countries of the Europe. यूरोप के मोस्ट कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो गया। कौन सा कंट्री इंट्रोड्यूस किया था? जर्मनी किया था। किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। As the number of printing press grew, books production boomed। boomed का मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाना, ब्लास्ट कर जाना बुक के प्रोडक्शन। दिस रिजल्टेड इन इमर्जेंस ऑफ न्यू रीडिंग पब्लिक। क्योंकि बुक आपके पास इजिली अवेलेबल था, जो लोग बुक के कारण पढ़ नहीं पाते तो उनके पास चीपर रेट में बुक अवेलेबल हो गया। पढ़ने लिखने वालों की संख्या बढ़ गई। अच्छे लैंग्वेज में कहना चाहे तो लिटरेसी रेट इंक्रीज कर गया। अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द इलाइट्स। बोला कि जो नॉर्मल पीपल होते थे स्टार्टिंग स्टेज में वो नहीं पढ़ पाते थे, लैक ऑफ बुक्स, और उनको राइट्स भी नहीं थे। तो इंडिया में ही बात करते हैं तो ब्राह्मण ही पढ़ते थे, लोअर क्लास नहीं पढ़ पाते थे। ठीक है। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वे आर नो लॉन्गर स्लोली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैट्रन्स। स्क्राइब्स को कौन हायर करते थे? स्क्राइब्स को वेल्दी जो बुक सेलर्स होते थे वही हायर करते थे। स्क्राइब्स का काम क्या होता था? बुक को कॉपी करके उसको लिखना। अच्छा एक चीज मान लीजिए, हम जानते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? फ्रेगाइल होता है। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट फ्रेगाइल होता है। ये मान लीजिए किसी ने लिख दिया मैन्युस्क्रिप्ट, ये मान लीजिए ये बुक है। ठीक है। किसी ने लिख दिया इस बुक को, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इसको कीड़े मकोड़े खा जाते थे। ठीक है। तो इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक खा गए हम लोग। इरेजर यहाँ देखिए, इस पार्ट को इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक क्या कर गए? कीड़े मकोड़े जो है यहाँ से यहाँ तक खा गए। ठीक है। इस पार्ट को। अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास पार्ट ए बच गया बुक का।
तो यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो होते थे स्क्राइब्स अपने मन से यहाँ पर स्टोरीज ऐड कर देते थे। होता क्या था, बहुत सारे ऐसे बुक्स जिसमें स्क्राइब्स की कॉमन स्टोरी होती थी, उसी को सही मान लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री का हम लोग के पास कुछ एंशियंट नॉलेज रहता है, उसका कोई पार्टिकुलर प्रूफ नहीं है। ठीक है, वो एवरेज बेस, एवरेज व्यू को लिया गया। ठीक है, तो बोला कि बट इंक्रीजिंगली बाय बुक सेलर एज वेल, मोर देन 50 स्क्रैप्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। बोला कि एक बुक सेलर के पास 50 से ज्यादा स्क्राइब्स होते थे, इनको एक प्रॉपर वेजेस देते थे। रिच वुमेन बिगन टू रीड एंड मेनी वुमेन बिगन पब्लिशिंग द प्लेस। रिच वुमेन, देखिए पढ़ने लिखने का अधिकार किसके पास था, रिच वुमेन के पास था। ठीक है, और ये लोग प्लेस लिखती थी, कुकिंग से रिलेटेड अलग अलग इश्यूज को लिखती थी। ठीक है, यहाँ पर वुमेन लोगों के बीच में भी लिटरेसी रेट इंक्रीज किया। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद बुक्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हो गए, इसीलिए यूरोपियन सोसाइटी जो है हम लोगों से ज्यादा लिटरेट थी उस टाइम में। ठीक है, अगर फीचर ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देयर वेयर कॉपीज ऑन पाम लिप्स, किस चीज पे लिखा जाता था, पाम लिप पे लिखा जाता। क्वेश्चन पूछ दिया जाए अगर आपसे, ये पाम लिप्स कहाँ पे मिलते थे, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ये पाम लिप्स मिलते थे। और ऑन हैंडमेड पेपर्स, या तो हैंडमेड पेपर्स होते थे, क्लोथ्स होते थे, या स्किन ऑफ एनिमल्स होते थे। पेजेस वर ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, यानी कि कैलीग्राफी किया रहता था, सजाया रहता था इस पेजेस को। दे वर, बोला कि प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स, और बोला कि स्विंग टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन। वुडन कवर्स होते थे अच्छा से, जैसे कभी आप कोई रिलीजियस बुक देखोगे तो रिलीजियस बुक का जो कवर होता है काफी अट्रैक्टिव होता है। दे वर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और बोला कि स्विंग टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन। मैन्युस्क्रिप्ट वर अवेलेबल इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो जल्दी खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। किस लैंग्वेज में अवेलेबल था, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज में। जो पाली, प्राकृत, ऐसी लैंग्वेजेस है, अवधि, ठीक है, ऐसे लैंग्वेजेस में ब्रज भाषा में अवेलेबल है। जैसे सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखी, तो मैन्युस्क्रिप्ट उस टाइम में था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आया नहीं था। तुलसीदास ने अवधि में लिखी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल रखते थे। दे वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेगाइल। दूसरी बात, क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हैंडमेड है तो एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लगता है। एंड फ्रेगाइल, इजिली कैरी नहीं कर सकते। They could not be read easily as script, बल्कि स्क्रिप्ट was written in different styles। ये जो स्क्रिप्ट होते थे अलग अलग स्टाइल में लिखे रहते थे, इसको आसानी से नहीं लिख सकते। मान लीजिए कि जिस बुक को कॉपी करने के लिए दिया गया और बुक का हैंड राइटिंग नहीं समझ में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने अपने स्कूल में किसी बच्चे से कॉपी मांगा और उसका हैंड राइटिंग अलग, एक अलग लेवल का हैंड राइटिंग है। ठीक है, और उसको आप कॉपी कर रहे हैं, हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा, वहां पर क्या करते हैं आप, अब रैंडमली आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स आपको सुटेबल लगता है लिख देते हैं। स्क्राइब्स भी वही काम करते थे। बोला गया आपको पहले कि एवरेज हिस्ट्री हम लोग जानते हैं एंशिएंट टाइम, जिस टाइम तक हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, स्क्राइब जिस टाइम हिस्ट्री को कॉपी करते थे। दे वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, इसको एवरीडे लाइफ में यूज नहीं किया जाता था। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखें कि मैन्युस्क्रिप्ट के क्या यूजेस थे। इस तरह से इस पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपको किसी भी चैप्टर का डॉक्यूमेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स का या क्विज का या नोट्स चाहिए, तो आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। आर कोड का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप क्वेश्चन आंसर सेशन पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं सारे सब्जेक्ट का। एसएसटी के लिए एसएसटी की पाठशाला है और डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए इग्नाइट वर्ल्ड पाठशाला है, जहां पर हम लोग बच्चों के सारे डाउट्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एकेडमिक एजुकेशन में एक बेटर परफॉर्मेंस दे सके। तो चलिए, और इसके साथ हम लोग से अगर आपको और भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेना है तो डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स को आप प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ट्विटर पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह जहां आप खोजिएगा वहां पर अवेलेबल है। वो नहीं होता है कि सर्वत्र टाइप का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से धमाकेदार तरीके से।